ये होना चाहिए। मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि कॉमन नेम में कंफ्यूजन हो जाता है। इसको करते हैं, ये भी कॉमन नेम है। चलिए खैर, ये जो है कॉमन नेम वाला, इसको देखते हैं। अभी ये उतारिएगा नहीं, इसको पहले कंफर्म करेंगे फिर उसके बाद करेंगे इसे। अब आ जाइए नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड का जो नेचर होता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, बोलिए? पोलर बॉन्ड। तो इसका मतलब हेलो एल्केन्स के अंदर पोलर नेचर होता है। यही सब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड किसका होगा? कार्बन फ्लोरीन का, फिर कार्बन क्लोरीन का, फिर कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन। पोलर नेचर। दूसरा ऑर्डर बताइए बॉन्ड लेंथ का। यही हेलोजन के साथ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? आयोडीन की क्योंकि साइज सबसे बड़ा है, तो इसका कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा हो जाएगा। कार्बन ब्रोमीन का उससे छोटा, कार्बन क्लोरीन का उससे छोटा और कार्बन फ्लोरीन का सबसे छोटा। ठीक है। आयोडीन का बेटा साइज बहुत बड़ा है। आयोडीन कितनी शेल होती है? 1, ये तो सेकंड हो गई, सेकंड 2, 3, 4,
साइज, 5 शेल होती है, कितना बड़ा साइज हो गया। फ्लोरीन में कितने शेल है? 2, सेकंड पीरियड में है ना, तो 2 शेल। क्लोरीन में 3 शेल। तो जितना शेल बड़ा उतनी साइज, जितनी ज़्यादा शेल उतना साइज ज़्यादा, साइज ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। क्लियर है? नहीं समझ में आया है? ये तो हो गया कार्बन। और ये बताइए, अगर आयोडीन इतना बड़ा है तो ये बॉन्ड लेंथ नहीं बड़ी हो जाएगी? यही तो कह रहा हूँ। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाइए। फ्लोरीन में क्या होता है? न्यूक्लियस, पहली शेल, दूसरी शेल है। और क्लोरीन में, क्लोरीन में 3 शेल बन जाएंगे। ब्रोमीन में 4 शेल हो जाएंगे। और आयोडीन में 5 शेल हो जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। ठीक है ना? डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। इन पीरियोडिक टेबल डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम या एलिमेंट इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। इसी वजह से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है। तो ऐसा करते हैं, ये हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया, पोलर नेचर का ऑर्डर हो गया। यहीं पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर लिखते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए क्या होना चाहिए? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर का कुछ रिलेशन मालूम है क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही वीक होगी वो, उतना ही उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा। ठीक है, चाहे तो इसको लिख लीजिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गई बात? हेलोजेंस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसका भी रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। रीजन क्या है? साइज। साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। साइज का ऑर्डर क्या है? ये। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्लियर हो गई बात सारी? चलिए, तो 2-3 बातें हमने सीखी। एक, जो बॉन्ड है वो पोलर है कार्बन हेलोजन के बीच में। दूसरा, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो हेलोजन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो वो आसानी से रिएक्शन भी करेगा। ये देखिए, ये टेबल भी बनी हुई है, दिखाई दे रहा है इसमें। ये बॉन्ड लेंथ देखिए सबसे कम इसकी, फिर क्लोरीन की उससे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की उससे ज़्यादा, फिर आयोडीन की उससे ज़्यादा। ठीक है ना? ये
बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, तो इसका मतलब आप बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं इसको। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी? जिसकी सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तोड़ने में आपको एनर्जी इसमें देनी पड़ रही है। यही चीज़ तो लिखी है हम लोगों ने। उसके बाद ये वाली, क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है ऊपर वाले से, फ्लोरीन से। ब्रोमीन की उससे ज़्यादा, तो उससे कम एनर्जी लग रही है। आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो इसलिए सबसे कम एनर्जी इसमें लग रही है। ठीक है। डाइपोल मोमेंट का भी ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये हमारा कोई ख़ास नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा ट्रेंड में फ़र्क है, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर है, तो इसको याद रखना है। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। 5-6 रिएक्शन है, ये रहे, ये याद कर लीजिए। इसको लिख लीजिए। ये कहाँ से बनना है? प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से बना रहे हैं। ये जो HCl है ये कंसंट्रेटेड है, लिख लीजिए। और इसका स्पेशल नाम है HCl और ZnCl2, इसका नाम है लूकास। बहुत इम्पॉर्टेंट है रिएजेंट, ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? लूकास रिएजेंट। ये रिएक्शन लिखिए, आपको किताब में नहीं करना, आप लिख डालिए इसको फटाफट। हो गया? अब है बेटा? हाँ ऐसे लिख दिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज, एल्कोहल अगर, ऐसा करते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से 25-50 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है। CH3CH2CH2OH, कौन सा एल्कोहल है? क्या नाम है? प्रोपेनॉल। डिग्री में कौन सा है? प्राइमरी। वेरी गुड। तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। अगर प्राइमरी एल्कोहल के साथ मैंने रिएक्शन कराया लूकास रिएजेंट का, तो ये समझिए कि रिएक्शन ये देता ही नहीं। या लिख दीजिए, आगे मेरे यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने क्रॉस लगा दिया, आप लिख दीजिए वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, नॉट स्लो, वेरी वेरी स्लो लिखिए। यानी आपने डाल दिया लूकास रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल में और वो घर चले गए, अगले दिन आए तो थोड़ा बहुत शायद मिल जाए, इतना स्लो होता है। ओके, है
आपको कैसे पता आर क्या है? आर तो एल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ठीक है, हाँ, इसीलिए तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आगे लिखी होगी, बट अब मुझे है कि एक्सप्लेन होना चाहिए तो मैंने कर दिया। ठीक है, अगर यही मैंने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया CH3, इसका रीज़न भी बताता हूँ अभी। CH3 ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी। देखो उस कार्बन पे OH लगा हुआ है जो दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है, सेकेंडरी। ये लूकास रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ये 5 to 10 मिनट्स में आपको प्रोडक्ट दे देगा। इस बात को नोट करिए। ठीक है, यानी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, पानी वानी पीजिए, आपको रिएक्शन मिल जाएगा। अब आते हैं टर्शरी वाला, तो टर्शरी वाला बनाते हैं। अच्छा, इसमें 3 कार्बन है, टर्शरी बनाने के लिए 4 चाहिए, तो मैं एक एक कार्बन बढ़ा दूं, कोई एतराज़ तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो 4 टर्शरी बनाने के लिए मैंने क्या किया, बढ़ा दिया 1 2 3 OH। कौन सा हो गया ये? 3 डिग्री। इसका मैंने फिर लूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराया, ये जो प्रोडक्ट देता है ये इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स ये प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2 टेस्ट ट्यूब ले लूं, 3 सॉरी, और तीनों में अल्कोहल है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है, मैं डाल के भूल गया कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है और किसमें टर्शरी है, तो क्या करना चाहिए मुझको? लूकास रिएजेंट सब में डालिए, जिसमें फॉरन रिएक्शन आ जाए उसे अलग कर दिए, उसमें टर्शरी की स्लिप लगा दी, जिसमें 5-10 मिनट लग जाए उस पर सेकेंडरी की लगा दिए, और जिसमें कुछ ना हो उस पर प्राइमरी की लगा दी। आ गई बात समझ में? तो दिस इज ए वेरी गुड टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। लिख लीजिए इसी बात को। This is a very good test for identifying primary, secondary and tertiary alcohols. हो गया? अब ऐसा होता क्यों है? हैं? ये चीज समझनी चाहिए। तो देखिए इसके अंदर जो बनता है इंटरमीडिएट, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में जो कंपाउंड बनता है वो इंटरमीडिएट कहलाता है। इंटरमीडिएट वो कंपाउंड होता है जिसकी कुछ लाइफ होती है, ठीक है। दूसरी एक बीच में हम दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, उसकी लाइफ नहीं होती, उसको आप आइडेंटिफाई मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इंटरमीडिएट को आप
रिएक्शन मिक्सचर से निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्बोकैटायन। क्या होता है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है? जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो। तो यहाँ पे बनता है प्राइमरी वाला, यहाँ पे बनता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और यहाँ पे बनता है टर्शरी कार्बोकैटायन। तो टर्शरी वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होता है सेकेंडरी वाले से, और सेकेंडरी वाला स्टेबल होता है प्राइमरी वाले से, तो इसलिए टर्शरी वाला फौरन बन जाता है। सेकेंडरी वाला देर में बनता है, तो इसलिए 5-10 मिनट का टाइम लेता है, और प्राइमरी वाला बहुत कम स्टेबल होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेता है। क्लियर हुई बात? कल कार्बोकैटायन के बारे में